हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का आपका टॉपिक क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें देखना है सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखेंगे, सिंधु। सिंधु का दूसरा नाम क्या है, इंडस, है ना, इंडस नदी। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि इंडस और सिंधु अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन क्या है, सिंधु का नाम ही इंडस है और सिंधु घाटी सभ्यता भी आपकी इसी के क्षेत्र में पनपी और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए देखें आगे, चलिए देखें। तो देखिए आज मैंने आपका ये वाला गूगल से सर्च किया हुआ मैप लगा दिया है। बाकी ये देखिए मैंने हाथ से बनाया हुआ, उतना क्लियर नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी देखिए हाथ से बनाना तो ज़रूरी है ही, है ना, क्योंकि वो सीखना भी तो है हम लोगों को। तो धीरे धीरे तो सीखेंगे ना, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, परफेक्ट थोड़ी ना आएगा। तो मैंने दोनों बना के रख दी हैं आज, और कल से मैं फ़ोटोज़ भी डालूँगी। जो भी चीज़ जैसे नदी वगैरह है, तो कुछ भी हिमालय है तो हिमालय की फ़ोटो, मतलब इस तरीके से सब मेंशन करती जाऊँगी, यानी और परफेक्ट आपका कंटेंट हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। और इसका PDF आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। और टेलीग्राम चैनल आपका अपना स्टडी अड्डा नाम से ही बना हुआ है, और सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम सारे कुछ के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको जाके देख लीजिए और वहाँ फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे, चलिए इसको समझते हैं। तो ये रही आपकी मानसरोवर लेक। क्या रहा है आपका, मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के बोखरचू हिमनद के आसपास से नदी आपकी निकलती है और इस प्रकार से लद्दाख से प्रवेश करती हुई ऐसे इस प्रकार से इधर से इस प्रकार से पाकिस्तान में जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए इधर देखिए मिठानकोट में पूरी नदियाँ आके मिल जाती हैं। मिठानकोट पाकिस्तान में है। देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये नदी आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये सारे पॉइंट मैंने आपके नोट करके लिखे हुए हैं। देखिए इसको पहले समझ लीजिए आप लोग कि ये आपका क्या है, ये आपका तिब्बत है। तिब्बत यानी चाइना से निकल कर ये नदी इस प्रकार से इंडिया में प्रवेश करती है, और इंडिया में प्रवेश करने के बाद जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। अब इसकी 5 बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, बाकी छोटी छोटी और बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन 5 नदियाँ आपकी मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। तो पहली कौन सी रहेगी आपकी, झेलम। इसको थोड़ा इधर पर देखिए, है ना। अब देखिए तो पहली नदी कौन सी है आपकी, झेलम। दूसरी नदी कौन सी है, चिनाव। झेलम, चिनाव, रावी, फिर ब्यास, फिर आपकी सतलज। तो इस ऑर्डर में ही ये नदियाँ पूछी जाती हैं। कौन से ऑर्डर में, JCRBS। तो आप JCBRBS याद कर लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ आपको याद करने का सीधा सटीक तरीका है, उसको 4-5 बार बैठ के बोलिए, अपने आप याद हो जाएगी। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इस प्रकार से बोलिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से याद करती हूँ। बाकी कोई ठीक है, ट्रिक ब्रेक हम याद कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिक भी भूल जाती हैं, लेकिन इस तरीके से याद किया हुआ भूलता नहीं है। तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। अब इन एक एक नदियों के मिलान बिंदु और इनकी जो है उद्गम स्थान देखिए। तो झेलम, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, झेलम। तो झेलम ये रही यहाँ पे, अभी जम्मू कश्मीर में है ना। जम्मू कश्मीर से निकली हुई है, और ये निकलती कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये बैरीनांग झरने से ओरिजिनेट होती है। कौन सा झरना, बैरीनांग झरना। तो इस प्रकार से चली जाती है, इस प्रकार से चल रही, इस प्रकार से चलती हुई मिलती कहाँ से, मिलती किस में है, तो मिलती चिनाव में है। इधर पे चिनाव नदी में मिल जाती है। किस नदी में, चिनाव में। चिनाव झेलम में नहीं मिलती है, बल्कि झेलम नदी चिनाव नदी में मिलती है, क्योंकि चिनाव नदी जो है इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए देखिए आगे। तो ये हो गया निकलती कहाँ से, मिलती किसको है, और ये यहाँ से निकली क्यों, इस प्रकार से यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करती हुई इधर पर चिनाव में मिल जाती है। अब देखिए ये 2 धाराएं आपको दिख रही होंगी, और इसके अलावा इस प्रकार से ये जाती हुई, इस प्रकार से जाती, इस प्रकार से जाती, इस प्रकार से जाती, यहाँ तक ये नदी जाती है। तो इस चीज़ को देखिएगा, इसका मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँ। ये चिनाव है, और चिनाव की 2 धाराएं दिखाई गई हैं, ये की कलर दूसरा कर लेते हैं। ये 2 धाराएं दिखाई गई हैं। तो एक ऊपर की धारा का नाम है चंद्रा, और दूसरा का नाम है भागा। क्या नाम है, भागा। तो
चंद्रभागा नाम से ये नदी जानी जाती है और ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है और इसका नाम ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है वाला। तो ये नदी आपकी चंद्रभागा नाम से मिलती है आगे आपको, यानी इसका नाम दूसरा नाम पूछा जाता है चंद्रभागा। हो गया। और ये कहाँ के आसपास से निकलती है? तो चिनाव नदी जो है आपकी रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के आसपास से इसका ओरिजिन माना जाता है। चिनाव हो गया। अब रावी देखिएगा, रावी, तो रावी भी आपका रोहतांग दर्रे के आसपास से ही निकलती है ना। ये इसका एग्जैक्ट नहीं होता है कि रोहतांग दर्रे से ही निकलेगी, आसपास का क्षेत्र होता है। आसपास से मतलब है कि जो स्थान प्रसिद्ध होगा उसी का तो हम नाम लेंगे। जो स्थान प्रसिद्ध होगा, मान लीजिए मैं अपने घर पर रहती हूँ, ठीक है, मेरा घर मान लीजिए प्रसिद्ध तो है नहीं, मेरे घर के बगल में ऐसा मान लेते हैं कि सलमान खान का घर है, तो लोग बाग क्या कहेंगे कि मेरा घर, ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपने घर में रहती हूँ। क्या बोला जाएगा? मेरा एड्रेस कैसे बताया जाएगा कि सलमान खान के जस्ट बगल वाला घर मेरा घर है, यानी उस चीज़ को इंडिकेट करके आपका एड्रेस बताया जाएगा। तो उसी प्रकार की स्थिति है, हर नदी रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती है, बल्कि इसका सिस्टम कैसा है कि रोहतांग दर्रा प्रसिद्ध स्थान है, इसके आसपास से नदी ओरिजिनेट होती है, तो हमें सीधा बोला जाता है कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है रोहतांग दर्रे के से ही निकलती है। कौन सी थी? रावी थी। तो ये रावी इस प्रकार से चलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर इस स्थान पर इसमें मिल जाती है, किसमें? झेलम में मिलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन नदी किस नदी में मिलती है, तो झेलम में मिली है ना। और झेलम किस में मिल रही थी? चिनाव में, सॉरी चिनाव में मिली, झेलम में नहीं, चिनाव में, ठीक है, चिनाव में दोनों नदियाँ मिली। अब देखिए ब्यास नदी जो है आपकी, ब्यास नदी, ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ब्यास नदी ये भी आपकी रोहतांग दर्रा के आसपास से ही निकलती है। तो ये इम्पोर्टेंट ऐसी है कि आप इधर पे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलती है पंजाब तक जाती है, और पाकिस्तान में नहीं जाती है बल्कि सतलज में विलीन हो जाती है हमारी इंडिया में ही, यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है इंडिया से ही, और पाकिस्तान पंजाब के हरीके तक जाती है, पंजाब के हरीके बैराज तक जाती है और सतलज में मिल जाती है। तो याद रखिएगा। अब इनकी अलग अलग स्थितियाँ हैं, कौन किस राज्य से निकलती है, कहाँ, कौन पाकिस्तान में, कौन हिंदुस्तान में, कहाँ किस तरीके से मिलती हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए सतलज का, देखिए सतलज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए मानसरोवर लेक के आसपास से ही निकलती है, और यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो लेक मानसरोवर और कैलाश पर्वत श्रेणी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई कि सारी नदियाँ लगभग यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। तो देखिए ये नदी इस प्रकार से जाती हुई और यहाँ पे जाती है और यहाँ पे हिमाचल तक पहुँचती है। हिमाचल प्रदेश में इसको मिलता है सिपकीला दर्रा, तो इस सिपकीला दर्रे से हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। तो इसने क्या किया? हिंदुस्तान में प्रवेश किया। हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में चल रही है, फिर जाके पंजाब में हिंदुस्तान में चल रही है, फिर जाके ये क्या करती है, तो ये फिर जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और इस प्रकार से चलती हुई इस प्रकार से ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और मिलकर मिठानकोट में ये पहुंच जाती हैं। तो याद रखिएगा कि सतलज नदी कौन से दर्रे से हिंदुस्तान के कौन से राज्य में प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से ये नदी आपकी प्रवेश करती है। अब एक चीज़ और आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि देखिए चिनाव, ब्यास, है ना, तो और रावी, ये तीनों नदियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में ही निकल रही हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके अलावा सतलज कहाँ है? तो लेक मानसरोवर से इसका ओरिजिन है। और इसके अलावा अगर आप झेलम देखें तो जम्मू कश्मीर से हो गया, और ये आपका सिंधु तो है ही, कहाँ से? तिब्बत से। तो इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो आपका निकलती है ये वाली नदी, एक पॉइंट इसका छूट गया है सतलज का, ये राक्षस ताल से निकलती है। कौन से ताल? राक्षस या राक्षस, कहीं आपको राक्षस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको राकस ताल लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको जो कुछ भी लिखा मिल जाए वही आपको सही मान लेना है ना। प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग हो जाता है, हिंदी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, और फिर जब उसको हम इंग्लिश को फिर से हिंदी में चेंज करते हैं तो उसके अक्षर बदल जाते हैं। चलिए देखिए, तो ये रहा, ये मैंने आपका हाथ से बनाया हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं कि ये तिब्बत बना हुआ है, तिब्बत राक्षस ताल बना हुआ है, ये बोखरचू दर्रा बनाया हुआ है, बोखरचू ग्लेशियर, ये ब्रह्मपुत्र बताया हुआ है। यहाँ पे आपकी मानसरोवर लेक हो जाएगी, और ये नदियाँ इस प्रकार से जाती हैं, मैंने पूरा बनाया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिएगा इधर पे बैरीनाग झरने से निकल रही है झेलम, ये बारालाचला दर्रे और रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती हुई। चिनाव को बारालाचला दर्रे या रोहतांग दर्रे के आसपास से ही बताया जाता है। तो ये चंद्राभग्गा है,
ये रावी नदी है, यहाँ से निकलती है, ब्यास यहीं पे पंजाब में मिल जाती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है, इस प्रकार से जाती है, इधर पर मिलती है। और ये सारी नदियाँ मिठानकोट में मिल जाती हैं। और मिठानकोट में मिलने के बाद ये सिंधु नदी अपना जल तंत्र जो पूरा जल लिए हुए कहाँ छोड़ती है, तो याद रखिएगा अरब सागर में, याद रखिएगा अरब सागर में। क्योंकि आपका ब्रह्मपुत्र गंगा नदी कहाँ जा रही थी, तो बे और बंगाल में गई थी दोनों। और एक बड़ी नदी सिंधु नदी ये अरब सागर में जाती है। चलिए देखिए आगे आप इसके पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सिंधु नदी के बारे में देखिएगा, तो देखिए सिंधु नदी के बारे में देखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। मेन पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थान तिब्बत से कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद के निकट से होता है, मैंने आपको बता दिया है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान शेर का मुख्य नाम से जाना जाता है। नाम याद रखिएगा कि किस नदी को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में इसको सिंधु ही बोलते हैं, लेकिन इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान बोलते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल खाली कर देती है ना। सिंधु नदी का जल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में वितरित होता है, यानी दोनों देश इसका जल उपयोग करते हैं, है ना। ये नदी, इस नदी का जो जल तंत्र है अधिकतर कहाँ है, अधिकतर ये पाकिस्तान में है। देखिए इस जल वितरण के लिए पहले लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि देखिए जब क्या हुआ 1947 में बंटवारा हुआ, तो अब नदी है, अब नदी का जल ना तो हम रोक सकते हैं ना पाकिस्तान, लेकिन लड़ना है भाई, रीजन चाहिए हम लोगों को लड़ने के लिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है और समझदारी दिखा दी जाए, बच्चों की तरह लड़ते हैं। तो क्या हुआ कि फिर एक संधि हुई, है ना, एग्रीमेंट हुआ। कौन सा समय था, 1960 के समय पर एक एग्रीमेंट हुआ, सिंधु जल संधि। कौन सा एग्रीमेंट हुआ, सिंधु जल संधि, जिसके अनुसार सिंधु नदी के कुल जल विसर्जन का 20% भाग भारत प्रयुक्त कर सकता है, बाकी 80% भाग पाकिस्तान प्रयुक्त कर सकता है। तो देख लीजिए आप लोग, सिंधु नदी का 20% भाग निकाल के आप लोग अपने यहाँ गढ़े में भर के रख लेना। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं ना कि हम भारत वाले आएंगे क्या कहेंगे, हम डैम बना देंगे, सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। भाई बाढ़ आ जाएगी, पूरा इंडिया बह जाएगा, इतना जल है उसमें। लेकिन नहीं, बोलना है तो बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ पॉसिबल है उसको भी बोलिए, नहीं पॉसिबल तो बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए देखिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली हम 20% जल ही इसका प्रयुक्त कर सकते हैं, बाकी 80% कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। सिंधु और सिंधु नदी की सारी सहायक नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट में एक साथ मिल जाती हैं, इसके बाद अरब सागर में अपना जल खाली कर देती हैं। तो कहाँ मिलती हैं सारी की सारी नदियाँ, मिठानकोट पर इनका मिलान बिंदु है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देखिएगा, इसको कौन कौन सी हैं। देखिए झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की कौन सी साइड से मिलती हैं, तो ये बाएं साइड से मिलती हैं। कौन सी साइड से, ये बाएं तरफ से इसमें मिलती हैं। क्योंकि देखिए इस प्रकार से जब ये जाती है, तो अगर हम देखेंगे इस प्रकार से जाती हुई, तो ये तो हो गया दायां, इस साइड हो गया बायां। तो जब ये नदी इस तरीके से जाती है और इसमें इस प्रकार से ये नदी सारी मिलती हैं ना, तो सारी कौन सी तरफ क्यों गई, बाएं तरफ क्यों गई। सिंधु नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं और भी पूछी जाती हैं। अभी ये नहीं पूछा जाता कि कौन से साइड से मिलती हैं। इन नदियों का ऑर्डर कन्फर्म पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए इनका ऑर्डर, या दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए इनका ऑर्डर पूछा जाता है। तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज याद रखिएगा। सिंधु की और बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, कुछ मैंने लिख दी हैं, बाकी कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लग जाता है। गिलगित है ना, जस्कर, जैसे जस्कर श्रेणी है तो जस्कर नदी भी बहती है, तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको। हुंजा, काबुल नदी इत्यादि, बहुत सारी नदियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन अधिकतर जिनका विस्तार पूछा जाता है, पांचों नदियों के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ मिलती हैं, क्या कैसा रहता है, इन नदियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए झेलम नदी के बारे में देख लीजिए। इस नदी का पुराना नाम क्या है, तो इस नदी को पहले बितस्ता कहते थे, पुराणों में इसको बितस्ता कहा गया है। झेलम नदी का उद्गम स्थान बैरी नांग झरने से, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में कश्मीर घाटी में है। इसका उद्गम स्थान क्या है, बैरी नांग का झरना, जो कि पीर पंजाल की श्रेणी में कश्मीर में है। याद रखिएगा ये कश्मीर से निकलती है, और सारी नदियाँ आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। यह नदी बूलर झील को पार करती हुई आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है। मीठे पानी की झील है ना, तो ये जैसे ही इसको पार करती है फिर आगे जाती है, बूलर झील को पार करती हुई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके ये चिनाव से मिल जाती है। चिनाव क्या है, चिनाव इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। इस नदी का पुराना नाम अस्कनी है। क्या है, अस्कनी।
चिनाव नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें से एक धारा चंद्रा होती है और दूसरी का नाम भागा होता है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्रभागा नाम से है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका नाम चंद्रभागा है, तो चिनाव। इस नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से है। कौन से? बारालाचाला दर्रे से है। चलिए देखिए, इस नदी पर पन बिजली की बहुत सारी, जो पानी से जो बिजली उत्पन्न कराई जाती है, बहुत सारी परियोजना इस नदी पर बनाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र पर नदियाँ ऊंची ऊंची स्थानों पर बहती हैं। तो जब ऊंचे स्थान से नीचे झरना बनेगा और ऊपर से पानी गिरेगा तो बिजली को उत्पन्न करना आसान है। इसलिए तो डैम पे आपकी बिजली उत्पन्न करी जाती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ऊपर से पानी गिरेगा तो क्या होगा, हम उतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो सलाल परियोजनाएं आपकी पूछी जाती हैं। दुलहस्ती और बगलियार, ये तीनों परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं डायरेक्ट कि किस नदी पर ये बनी हैं। तो किस नदी पर बनी हुई हैं आपकी? तो चिनाव पे है। चलिए देखिए, चिनाव के बाद आगे देख लेते हैं रावी नदी। बहुत अच्छी नदी है और बढ़िया, इसका नाम भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। अब देखिए इसको, नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से है। उसका कहाँ था? बारालाचाला दर्रा। और अब कहाँ है? रोहतांग दर्रा। इसका पुराना नाम है पुरुषुणी या फिर इरावती। ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करके चिनाव नदी से मिल जाती है। जाके किससे मिलती है? चिनाव नदी से मिलती है। इन 5 नदियों में रावी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये कुछ इस प्रकार से बह जाती है, इस प्रकार से, तो सीमा बना देती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन 5 नदियों में से कौन सी एक नदी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा, बॉर्डर निर्धारित करती है? तो ये आपकी रावी नदी ही है। चलिए देखिए, रावी नदी हो गया। ब्यास नदी देख लीजिए। इस नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। तो बिपाशा, देखिए ब्यास बिपाशा, इस प्रकार से याद रख लेते हैं कि इसका पुराना नाम बिपाशा ब्यास है, यानी दोनों में आगे वाह है। इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। किससे है? इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है और ब्यास कुंड से है। रोहतांग दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड से है। ब्यास नदी है, ब्यास कुंड से ही निकलती है। रोहतांग दर्रे, ब्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के आसपास है। यह नदी पंजाब हरिकी के पास सतलज से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? पंजाब हरिकी के पास सतलज से मिल जाती है। इस नदी का उद्गम स्थान भारत से है, यानी हमने देखा ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश के पास से, और भारत से ही सतलज, और ही भारत में ही सतलज में मिल जाती है, यानी भारत में ही समाप्त हो जाती है, यानी पाकिस्तान से कोई रोल नहीं रखती है। भाई बहुत ही ईमानदार और हिंदुस्तानी नदी है। सतलज नदी के बारे में देखिए, इम्पोर्टेंट है। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। कहाँ पर? तिब्बत में। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इन 5 में से कौन सी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, या फिर मानसरोवर के आसपास से निकलती है, या फिर इसको ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु नदी के ही आसपास से इसका ओरिजिन क्षेत्र होता है। तो कौन सी है आपकी? सतलज है। और इसका ताल कौन सा? राक्षस है। यह नदी तिब्बत में सिंधु नदी के समानांतर ही बहती चली जाती है। इस नदी का पुराना नाम, समांतर का क्या मतलब है? इस प्रकार से बहती चली जाती है साथ साथ। देखिए, इस नदी का पुराना नाम सतुद्री है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। यह नदी अपनी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल बांध के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके लिए पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो वो हमारा सतलज नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारी नदियाँ समाप्त होती हैं। तो चलिए अब मिलेंगे कल। तो नदियाँ आपकी कौन सी? हिमालय नदियाँ तो देखिए हो चुकी हैं आपकी। अब हमें कौन सी नदियाँ देखनी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की नदियों के बारे में देखेंगे। और देखिए, नदियाँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और अगर आपको कोई टॉपिक लगे कि भाई हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या इस टॉपिक का पूरा पॉइंट बाई पॉइंट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है? मात्र एक कमेंट करना है, और आप कमेंट कर दीजिए तो मैं वही टॉपिक आपका स्टार्ट करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।